नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। बाजार चाहे जैसा भी हो, ऑल वेदर पोर्टफोलियो आपको हर बाजार में दिला सकता है फायदा। लेकिन ऑल वेदर पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ इक्विटी, डेट, गोल्ड में पैसा लगाना भर नहीं है, बल्कि सही बैलेंस आपकी उम्र और आपकी रिस्क प्रोफाइल और आपकी जरूरतों के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाना है। तो क्या होता है ऑल वेदर पोर्टफोलियो और क्यों कहा जाता है इन्हें हर मार्केट में मुनाफे वाला, और आप कैसे बना सकते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो खुद अपना, यही बताएंगे आज के हमारे शो में। हमारे साथ है आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ क्षितिज महाजन भी हमारे साथ है। क्षितिज, बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर आपका। और ऋषिकेश, एक लंबे गैप और के बाद बहुत स्वागत है इस शो पर हमारा। आई एम श्योर मनी गुरु के दर्शकों ने आपको ज़रूर मिस किया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस शो की आप ही से। ऑल वेदर पोर्टफोलियो, अगर हम इसकी बात करते हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ पोर्टफोलियो को नया रूप दे देना है, रीबैलेंसिंग कर देना है, या फिर एसेट एलोकेशन कर लेना है, या फिर कुछ और होता है? ये होता क्या है ऑल वेदर पोर्टफोलियो? स्मिता जी नमस्ते, क्षितिज जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ क्योंकि छुट्टियों पे गया था। गर्मी की छुट्टियाँ होती है तो खैर गर्मी की बात कर रहे हैं तो वेदर की बात होगी, वेदर की बात होगी तो ऑल वेदर पोर्टफोलियो की बात होगी। ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्या होता है कि मार्केट में तेज़ी या मंदी आती रहती है और उसके हिसाब से हमारा पोर्टफोलियो कैसे परफॉर्म करता है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हमको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम एसेट एलोकेशन क्या कर रहे हैं। एसेट एलोकेशन का मायना ये होता है कि हम इक्विटी में कितना डाल रहे हैं और डेट में कितना डाल रहे हैं, गोल्ड में कितना डाल रहे हैं और रियल एस्टेट में कितना डाल रहे हैं। तो मेरा चुनाव रहेगा दो एसेट क्लासेस का, एक तो है इक्विटी और दूसरा होगा डेट। इसका चुनाव करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। इक्विटी जो है वो ग्रोथ एसेट क्लास है, वो अच्छा रिटर्न देती है 14-15% का ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और डेट जो है एक स्थिरता लाती है पोर्टफोलियो में, एक कांस्टेंट रिटर्न देते हुए का साधारण 7, 7.5, 8% का रिटर्न मिल सकता है आपको डेट से। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डालो तो 6.5-7% का भी रिटर्न मिल सकता है। तो कहने का मतलब ये है कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो के लिए। उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पोर्टफोलियो डेट का समावेश है तो क्या होगा, अगर मार्केट टूट जाती है तो डेट में जो पैसा है वो टूटने की गुंजाइश नहीं होती है और उसके वजह से एक सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन जब मार्केट तेजी में हो और अच्छे खासे रिटर्न्स बन रहे हो तो वो इक्विटी पोर्शन जो है वो प्लान ए की तरह यूज होता है और एक अच्छा खासा रिटर्न पाया जा सकता है। और जब डेट लेते हो तो एक कुशन मिल जाता है ताकि जब भी मार्केट में गिरावट हो तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जब मैं इक्विटी की भी बात कर रहा हूँ तो इक्विटी के पैमाने भी देखने बहुत ज़रूरी है। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, स्मॉल कैप होता है। उनमें निवेश जब कर रहे हो उनका भी एक एलोकेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से करीबन 55% जो है वो लार्ज कैप में जाना चाहिए, करीबन 25% जो है वो मिड कैप में जाना चाहिए और बचा हुआ स्मॉल कैप में जाना चाहिए। वहाँ पे भी एक कॉम्बिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम मेरा तो हमेशा चुनाव यही रहता है कि आपको इक्विटी में निवेश करना है तो म्यूचुअल फंड का सहारा लिया जाए। और अगर आप म्यूचुअल फंड के सहारे निवेश कर रहे हो इक्विटी में तो वहाँ पे भी कौन से कैटेगरी ऑफ फंड्स आप चुनाव कर रहे हो। करीबन 13 कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, उसमें से आपको 8 से 9 कैटेगरीज का चुनाव करना है जहाँ पे अल्फा बनने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट में आप जब निवेश करते हो तो आपको इंडेक्स जैसा रिटर्न पाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप जब म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो आपको इंडेक्स से 2 से 3% ज़्यादा मिलना चाहिए। इस कॉम्बिनेशन के सहारे 55% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और बचा हुआ जो है वो स्मॉल कैप में। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी और डेट और कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप करना बहुत ज़रूरी है। और इक्विटी में निवेश करने के लिए मेरा हमेशा से एक ही चुनाव रहा है, वो है म्यूचुअल फंड्स। आपसे इसका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए ऐसे पोर्टफोलियो का वो भी समझेंगे, लेकिन क्षितिज जब मैं आपके पास आती हूँ मुझे एक बात बताइए। फिलहाल ऑल वेदर पोर्टफोलियो की जो लोकप्रियता है वो आपके हिसाब से क्यों बढ़ी है, और क्या फायदे हैं इसके जिसकी वजह से क्षितिज किसी को भी अपना पोर्टफोलियो ऑल वेदर पोर्टफोलियो की तरफ बनाना चाहिए? अस्मिता नमस्ते, ऋषिकेश भाई नमस्ते, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यस, आई थिंक कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया ऋषिकेश भाई ने। और यहाँ पर जानना जरूरी है कि दैट पहली चीज तो जब आप ऑल वेदर पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रीबैलेंसिंग का पार्ट आप पोर्टफोलियो को दे देते हैं रादर देन डूइंग इट योरसेल्फ। दूसरा ये है कि काफ़ी डाइवर्सिफाई हो जाता है। जब आप देखिए सारे एसेट क्लासेस लिंक नहीं है, कई बार क्या होता है आपका इक्विटी चल रहा होता है, कई बार फिक्स इनकम चल रहा होता है,
गोल्ड एक अच्छा हेज है, जब कुछ नहीं चल रहा होता तो गोल्ड चल रहा होता है। बहुत रेयर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे आपके सारे एसेट क्लासेस एक ही डायरेक्शन में इकट्ठे चल रहे हैं। सो जब कोरिलेशन सेम नहीं होता है, देन ऑल वेदर पोर्टफोलियो जहां पे डिफरेंट एसेट क्लासेस हों, वो आपको शील्ड करता है। जब आपका कोई एसेट क्लास नहीं चल रहा तो दूसरा एसेट क्लास चलता है, डिपेंडिंग ऑन रिस्क एपेटाइट आप उसको फॉर्म आउट कर सकते हैं। तीसरा, लॉन्जिविटी ऑफ कंसिस्टेंसी और लॉन्जिविटी बढ़ती है पोर्टफोलियो में। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि मेरा ये एसेट क्लास है, मान लीजिए पहले इक्विटी में इतना, फिक्स इनकम में इतना, गोल्ड में इतना, रियल एस्टेट में इतना, जो भी एसेट क्लासेस आपने दिए, और उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया कि इक्विटी में कौन सी बास्केट है जिसको आपने अलाइन कर दिया गोल्ड के साथ, तो आप लंबा चलते हैं ऐसे पोर्टफोलियोज को देके। क्योंकि जो आपका शॉर्ट टर्म वाला पोर्टफोलियो, शॉर्ट टर्म वाला गोल है, उसको आपने अलाइन किया हुआ है कम रिस्की एसेट क्लास के साथ, तो यू टेंड नॉट टू डू मिस्टेक्स अगर आप ऑल वेदर पोर्टफोलियो में जाते हैं। साथ में आपका जो इमोशनल कनेक्ट जो होता है वो थोड़ा दूर रहता है इस सिचुएशन में, बिकॉज ज़्यादातर आप देखिए, जो हम बिहेवियरल गैप की बात करते हैं, पोर्टफोलियो रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न में इसलिए डिफरेंस होता है बिकॉज पोर्टफोलियो हमेशा के लिए होता है, पर इन्वेस्टर जो है हर वक्त नहीं रहते हैं, वो अंदर बाहर होते रहते हैं। नॉट दैट दे शुड नॉट एंजॉय द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, बट अगर गोल अचीव नहीं हुआ है, अभी टाइम फ्रेम है, तो जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। तो आई थिंक अगर आपने ऑल वेदर लिया हुआ है जहाँ पे आपको पता है कि अगर मार्केट गिर भी रही है तो मेरे को शील्ड और मेरे को कॉन्फिडेंस मिलेगा, प्लस मिलेगा अदर एसेट क्लासेस से, तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे। आई थिंक ये 3-4 की पॉइंट्स हैं जिस कारण से आज की डेट में इसका कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छा फ्लाई कर रहा है। एक लास्ट चीज़ बोलूंगा स्मिता मैं इसमें, कि काफ़ी हद तक जो क्लाइंट्स खुद अपने एंड पे नहीं कर पा रहे हैं एसेट एलोकेशन, या दे आर नॉट एबल टू गेट एंड मैनेज डिवीजन की कितना किस एसेट क्लास में डालना है, वो आजकल फंड रूट के थ्रू भी जा रहे हैं। काफ़ी ऐसे फंड्स भी हैं जो उनका अच्छा ट्रैक है, जहाँ पे वो आपके बिहाफ पे इक्विटी, फिक्स इनकम, गोल्ड, सिल्वर या कोई और एसेट क्लास इनविट रीट्स भी अब ऐड कर रहे हैं, ले सकते हैं। सो आई थिंक जहाँ पे आप ये चीज़ कॉल नहीं ले पा रहे हैं, आई थिंक इट्स बेटर टू गो थ्रू अ फंड रूट। अब मुझे एक चीज़ ऋषिकेश जो हर किसी के दिमाग में होगी कि अगर ये सेम चीज़ जो आप लोग दोनों ही बता रहे हैं, ये तो हम पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं तो उसमें भी हम करते हैं, फिर ये ऑल वेदर उससे अलग कैसे हुआ? दूसरा, वो कौन कौन सी कैटेगरी है जिसमें निवेश करना किसी भी पोर्टफोलियो को ऑल वेदर पोर्टफोलियो में कन्वर्ट करता है? जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि रीअलाइनमेंट जो है वो एसेट एलोकेशन के हिसाब से होता है, और एसेट एलोकेशन जो है वो आपके लक्ष्य के ऊपर निर्धारित होता है। तो सब मानो आपका लक्ष्य अगर 14-15% रिटर्न बनाने का है, तो आप पूरे 100% पैसे जो है वो इक्विटी में निवेश कर देते हो, लेकिन आपका होराइजन जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, 10 साल से अधिक होना चाहिए अगर आप पूरा पैसा इक्विटी में लगा रहे हो। अगर अवधि कम है, समझो 1 से 2 साल के बीच में अवधि, तो इक्विटी में निवेश कम होना चाहिए, मैक्सिमम पैसा जो है डेट में होना चाहिए। तो वो एज पर द टाइम होराइजन आपका निवेश की आपका लक्ष्य पहले निर्धारित करना है, उसके हिसाब से आपको एसेट एलोकेशन निर्धारित करना है। एक बार समझो, मानो आपने बोला है कि मुझे 13% का रिटर्न चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ नेक्स्ट 20 ईयर्स, तो उस इस मामले में क्या करना चाहिए? करीबन 80% जो है वो इक्विटी में डालना चाहिए, जहाँ पे 14-15% की रिटर्न बनने की गुंजाइश जो है वो काफ़ी हाई होती है, और बचा हुआ जो है वो डेट में जाना चाहिए, वो यहाँ पे 6.5 से 7% का रिटर्न बनता है। तो अगर यहाँ पे अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चली गई तो इक्विटी में एलोकेशन बढ़ जाएगा, तो उसको कम करके डेट में डालना, उसको कहते हैं रीएलोकेशन ऑफ फंड्स। दूसरी चीज आपने पूछी कि कैटेगरीज ऑफ फंड का कौन सा चुनाव करना चाहिए। मेरे हिसाब से काफी सारी कैटेगरीज है। कौन सी नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स नहीं करने चाहिए, क्योंकि इंडिया ऐसा देश है जहाँ पे अल्फा बनने की गुंजाइश जो है वो काफी हद तक ऊपर है। दूसरी चीज है कि आपने सेक्टर फंड, थीमेटिक फंड्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे निवेश और निकास का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके वजह से टाइमिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उसको भी बाजू में रखना चाहिए। अभी नए टैक्स रिजीम के मद्देनजर रखते हुए मैं कह रहा हूँ कि ईएलएसएस से भी दूर रह सकते हो। तो ये 5-6 कैटेगरीज जो है जहाँ पे अल्फा बनने की गुंजाइश कम है, या टैक्टिकल एलोकेशन होता है, जैसे सेक्टोरल थीमेटिक है, वहां से आप अगर दूर रहो, तो ये बची हुई जो कैटेगरीज है, जैसे लार्ज कैप हो गया, लार्ज एंड मिड हो गया, मल्टी हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, काफी सारे कैटेगरीज ऑफ फंड्स हैं, 8 से 9 कैटेगरीज जो बच जाती है, वहां पे आप बिल्कुल निवेश कर सकते हो। लेकिन आपको ये देखना है, कोई भी कैटेगरी में आप निवेश करो, आपका अंडरलाइंग एक्सपोजर जो है
वो मैक्सिमम लार्ज कैप में होना चाहिए, और मिड कैप और स्मॉल कैप में इक्वल अमाउंट ऑफ एलोकेशन करोगे तो भी चल जाएगा। कि कहाँ पर निवेश नहीं करना है ये बता दिया, क्योंकि कहाँ निवेश करना है ये तो लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा ही रहे थे लोगों को। अब क्षितिज, आपसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगी, वो है एसेट एलोकेशन। अगर मैं इक्विटी, डेट, गोल्ड, इंटरनेशनल फंड्स, इन सभी के मामले में पूछूंगी तो एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो में इनका एलोकेशन आप कैसे बताएंगे? क्षितिज, आप म्यूट पर हैं। आई एम सो सॉरी। आई वाज सेइंग दैट ऑल वेदर पर्पस का, ऑल वेदर पोर्टफोलियो का को पर्पस जो है ना, वो है कि एक राइट एसेट क्लास कैसे मेंटेन किया जाए, रादर देन कि हम चेज करें कौन सा एसेट क्लास कितना अच्छा कर रहा है। सो बिगर पिक्चर इज दैट डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट एंड डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल गोल्स, हम कितना इक्विटी दें उसको, कितना फिक्स इनकम दें, कितना गोल्ड दें, कितना इंटरनेशनल एक्सपोजर दें। अभी किसी का एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन इंडिया, उनके बच्चे भी आगे इंडिया में सेटल होना चाहते हैं, एक्सपोजर भी सारा इंडिया में है, तो ग्लोबल एलोकेशन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल या बहुत कम जाएगा। अब किसी ने डिसाइड किया मेरी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो यूएस में या किसी कंट्री में रहना चाहती है, तो वहां पे आप ग्लोबल एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा लेना चाहेंगे, 15-20% तक जाना चाहेंगे, बिकॉज उनके लिए आज की डेट में डॉलर का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड रुपी अगर कंसिस्टेंटली डिप्रिशिएट करता है, बिकॉज हम नेट हमारा नेट इम्पोर्ट है और हमारा जो इन्फ्लेशन आदि ग्लोबल कंट्री से ज्यादा है, तो उस केस में आई थिंक एक्सपोजर ज्यादा होता है। तो इट हैज टू डू विद कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गोल बेस क्या है, सेकंड आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अब इक्विटी है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को लेके इक्विटी से बेस्ट एसेट क्लास हो ही नहीं सकता है। तो 70-80% आपका एक्सपोजर, अगर आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है, आप इक्विटी में ही लेंगे। फिक्स इनकम है, एनी गोल विच इज लेस देन 3 years, देयर इज नो अदर ऑप्शन, बट आप फिक्स इनकम का एलोकेशन ही लेंगे जो 15-20% पोर्टफोलियो में होता है। गोल्ड 5-7% हम हमेशा से बोलते आए हैं कि उतना आपके पोर्टफोलियो में ओवरऑल गोल्ड होना चाहिए, दैट इंक्लूड्स आपका फिजिकल गोल्ड का वैल्यू ऑल्सो, उसको मिला के कीजिएगा। इंटरनेशनल मैंने जैसे बताया, किसी की डिपेंडेंसी है, आगे प्लान है सेटल होने का, नेक्स्ट जनरेशन का प्लान है, तो आप 15% तक जा सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक 5 से 7% इंटरनेशनल एक्सपोजर दीजिएगा। ना ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बिकॉज आप एक एसेट क्लास को चेज नहीं कर रहे हैं, आप डिपेंडिंग ऑन योर नीड, आपके गोल्ड प्लान किस तरह के हैं, या आपका आपका आप फ्यूचर प्लान कैसा है, आजकल आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, आप इक्विटी में जा रहे हैं। किसी का रिस्क कम है तो वहां पे पूरा इक्विटी ना करके बैलेंस फंड्स की कैटेगरी के फंड्स भी लिए जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप ये खुद नहीं करना चाहते, कहते हैं मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजर को चाहता हूँ मेरे लिए करे, तो आप बैलेंस फंड का, हाइब्रिड इक्विटी फंड का, एग्रेसिव इक्विटी हाइब्रिड फंड्स का और मल्टी एसेट फंड का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बट देयर द एक्सपेक्टेशन शुड बी ऑन द पोर्टफोलियो लेवल, शुड बी लिटिल लेस विजिबल, आज जहाँ 70-80% इक्विटी का एक्सपोजर ले रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने एसेट एलोकेशन तो समझा दिया। अब मुझे एक बात बताइए यहाँ पर ऋषिकेश की, क्या उम्र के हिसाब से भी अलग अलग एलोकेशन इस ऑल वेदर पोर्टफोलियो में होता है? मतलब अगर कोई युवा है तो उसका एलोकेशन अलग होगा, कोई अगर बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब है तो वो अलग एलोकेशन करे? जी बिल्कुल स्मिता जी, उम्र का तो हमेशा कंसिडरेशन करना ही चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं ये? क्योंकि गोल बेस्ड प्लानिंग जो होती है, क्योंकि सबसे पहला स्टेप या सबसे पहला कदम जो आप निवेश की दुनिया में लेते हैं, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका लक्ष्य क्या है। उस हिसाब से आपकी एक रणनीति बनती है कि इक्विटी में कितना जाना चाहिए, डेट में कितना जाना चाहिए, और उसके बाद एक एसेट एलोकेशन होता है और फिर मॉनिटरिंग होता है। तो ये 3-4 स्टेप्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हाल फिलहाल में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी उनकी बेटी जो है वो 14 साल की है। तो अगर मैं देखूँ तो अगले 8 सालों में उनका एजुकेशन एक्सपेंस आ जाएगा, तो उसको बैक ट्रैक करके देखना चाहिए कि कितना पैसा इक्विटी में और कितना पैसा डेट में जाना चाहिए। 14 साल के हिसाब से है तो अगले 14-15 सालों में उनकी शादी भी हो जाएगी, तो उसको बैक ट्रैक करके देखना चाहिए कि कितना इन्वेस्टमेंट इक्विटी में होना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट डेट में होना चाहिए। तो एक कॉम्बिनेशन जो है वो लक्ष्य के ऊपर निर्धारित होता है। दूसरी चीज है, जो लक्ष्य जो है, अगर गोल बेस्ड या माइलस्टोन बेस्ड गोल्स एस्टैब्लिश करने, तो हमको आज देखना पड़ेगा उसका खर्चा कितना है। जैसे मैंने आपको वो उदाहरण कहा, 1 करोड़ का खर्चा अगर आज का है, तो अगले 8 सालों में वही खर्चा कितना होगा, करीबन 2 करोड़ का हो जाता है। अगर 7-8% का इन्फ्लेशन ऐड कर दूं तो अगर आज 1 करोड़ का शादी का खर्चा है, तो अगले 14 सालों में या 10 सालों में, सॉरी 14 सालों में, सॉरी वही खर्चा 4 करोड़ का हो जाता है। तो उनको एसआईपी करनी पड़ेगी करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए की, और उसमें स्टेप अप लगाना पड़ेगा, हर साल 5% से स्टेप अप करना होगा। तो ये कुछ नुस्खे होते हैं
जो लक्ष्य के ऊपर निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा केंद्र बिंदु जो होता है वो लक्ष्य होता है, उसके ऊपर निर्धारित होता है आपका एसेट एलोकेशन क्या होता है, जो अपनी रणनीति होती है। फिर उसका एलोकेशन करके रीबैलेंसिंग करना होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल, चलिए ये तो हमें अब तक समझ में आ गया बहुत अच्छी तरीके से कि ऑल वेदर पोर्टफोलियो दरअसल है क्या, और अगर आप में इसका एसेट एलोकेशन करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अब हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक पे आने के बाद हम ये जानेंगे कि उम्र के हिसाब से तो हमें पता चल गया, लेकिन आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से या फिर आपके गोल के हिसाब से आपका जो ऑल वेदर पोर्टफोलियो है वो कैसा होना चाहिए, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। ऑल वेदर पोर्टफोलियो क्या है, क्यों अलग है ये बाकी पोर्टफोलियो से, और क्या आपको बनाना चाहिए अपना पोर्टफोलियो ऑल वेदर टाइप, और अगर आप बनाते हैं तो उसके क्या फायदे होंगे, ये तमाम बातें जिस पर हम कर रहे हैं बातचीत। हमारे साथ ऋषिकेश पालवे और क्षितिज महाजन लगातार बने हुए हैं। अब क्षितिज, मुझे एक बात बताइए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 तरीके के निवेशक होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव, एक होते हैं थोड़ा मॉडरेट, एक होते हैं एग्रेसिव। इन तीनों में से आप किसके लिए सबसे सूटेबल मानते हैं इस ऑल वेदर पोर्टफोलियो को? आई थिंक तीनों की कैटेगरी के लोग ले सकते हैं, पर सूटेबिलिटी की बात अगर करते हैं तो आई थिंक जो लोग मॉडरेट हैं, कंजर्वेटिव हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है। कई बार क्या होता है, वो कंजर्वेटिव होना नुकसानदायक हो जाता है, बिकॉज आप इक्विटी में कम एलोकेट करके बैठे हुए हैं। एंड हम लोग हमेशा ये प्रोपोगेट करते हैं कि इन्फ्लेशन बीटिंग 2 ही एसेट क्लास हैं, एक रियल एस्टेट है, इक्विटी है, और लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न इक्विटी दे सकता है। तो आई थिंक ऑल वेदर पोर्टफोलियो जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स ने बना रखे हैं, अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक हाइब्रिड अप्रोच ले लीजिए, और मल्टी एसेट फंड लेके, एक बैलेंस एडवांटेज फंड लेके, हाइब्रिड इक्विटी फंड लेके एक पोर्टफोलियो कार्व आउट कीजिए। उसमें क्या है कि ज़्यादातर जो आपके मॉडरेट और जो कंजर्वेटिव हमारे इन्वेस्टर्स हैं, वो जल्दी ट्रिम नहीं करते हैं और जल्दी कॉल्स नहीं लेते हैं। तो आई थिंक वो जो पार्ट करना है इन टर्म्स ऑफ वो जो इम्पोर्टेंट है रीबैलेंसिंग करना, वो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करता है, डिपेंडिंग ऑन उनकी रिसर्च टीम की क्या लर्निंग है, उनके क्या पैरामीटर्स हैं। कुछ कुछ फंड्स प्राइस टू अर्निंग पे करते हैं, जो कुछ प्राइस टू बुक वैल्यू पे करते हैं, कुछ डिविडेंड यील्ड पे करते हैं, कुछ तीनों पे करते हैं, कुछ सॉर्टिनो रेशियो पे, कुछ जो है वो आपका ट्रेंड रेशियो पे करते हैं। तो आई थिंक इट्स बेटर दैट ये कैटेगरी के जो क्लाइंट्स हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैं रिव्यू करके रीबैलेंसिंग नहीं कर सकता हूँ, आई डोंट वांट टू पे कैपिटल गेन रीबैलेंसिंग में जब मैं कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो फंड रूट के थ्रू करते हैं, तो वहाँ पर रीबैलेंस नहीं होता है। तो आई थिंक जो एग्रेसिव हैं वो तो वैसे ही डिफरेंट एसेट क्लासेस में और मार्केट में होते हैं, तो डिफरेंट कैप्स में होते हैं। तो आई थिंक इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर कंजर्वेटिव क्लाइंट्स कि वो ऑल वेदर पोर्टफोलियो से अपनी यील्ड को 1-1.5% से बेटर कर सकते हैं, और 1-1.5% कंपाउंड अगर आप करेंगे स्मिता, ओवर नेक्स्ट 10-15-20 ईयर्स, वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। बिल्कुल, ऐसे मुझे पता था आपका आंसर यही होगा। चलिए अब ऋषिकेश से जानते हैं। ऋषिकेश, आपके सामने भी 3 सिचुएशन में रखती हूँ। मैं हूँ जिसका शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे सिर्फ 3 साल तक के इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि क्षितिज इतने माहिर हैं इन्वेस्टमेंट में, तो उनका मीडियम टर्म गोल है और वो चाहते हैं कि वो 3 से 5 साल तक का इन्वेस्टमेंट करें, और आप खुद 5 साल प्लस तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो 3 तरीके के हम तीनों यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं। आप किसके लिए सबसे सूटेबल मानेंगे इस तरीके के पोर्टफोलियो? कौन बनाए, मैं बनाऊँ, क्षितिज बनाए, या आप खुद बनाएंगे? इस तरह के पोर्टफोलियोज जो है, ऑल वेदर पोर्टफोलियोज जो है, वो तीनों के लिए लागू होते हैं। बस एलोकेशन ऑफ इक्विटी और डेट जो है, इसकी मात्रा जो है वो चेंज हो सकती है। अगर मेरी लॉन्ग टर्म गोल है जो ऑल इक्विटी है, और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 साल से अधिक है, तो 100% पैसा जो है वो इक्विटी में जा सकता है। वहाँ पे करीबन 13 से 14% रिटर्न होने की गुंजाइश बहुत सबसे ज़्यादा है। दूसरे, आपने कहा कि क्षितिज जी जो मीडियम टर्म है 3 से 5 साल के बीच में, मैं कहूँगा कि वहाँ पे 70% जो है वो इक्विटी में जाना चाहिए, 30% जो है वो डेट में जाना चाहिए। वहाँ पे रिटर्न्स की गुंजाइश करीबन 11 से 12% होगी। और आप अगर 1 से 3 साल के बीच में निवेश करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको लिक्विडिटी की आवश्यकता होगी अगले 3 सालों के बीच में। वहाँ पे मैक्सिमम एलोकेशन, मैं तो कहता हूँ कि 100% जो है वो डेट में डालना चाहिए, क्योंकि डेट में आपको एक कंफर्म 6.5-7% का रिटर्न बन सकता है।
तो आपका टाइम होराइजन जो है, एक अवधि जो होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, कहाँ निवेश करना है इसके लिए। दूसरी चीज़ है कि प्रोडक्ट सिलेक्शन की जब बात करते हैं हम, तब हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम एलोकेशन जब आप इक्विटी में निवेश करते हो तो 55% करीबन लार्ज कैप में जाना चाहिए, 25% मिड कैप, और बचा हुआ जो है स्मॉल कैप में जाना चाहिए। एलोकेशन इन इक्विटी एंड डेट चेंज हो सकता है रिस्क कम करने के लिए, क्योंकि टाइम होराइजन्स डिफरेंट है। क्योंकि अगर मैं आपको पूरे पैसे इक्विटी में निवेश करने को बोलूँ, जबकि आपका टाइम होराइजन 1 से 3 साल के बीच में है, तो आपको निराशा होने की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे आपने अगर सितंबर 2024 में निवेश करते, तो वहां से लेके अब तक पिछले 2 सालों में, या 1 साल और 8-9 महीनों में निगेटिव रिटर्न है 8% का। ऐसे माहौल में आप इक्विटी से निराश हो जाएगी और मतलब नहीं रहेगा। लेकिन आपका अगर होराइजन ज़्यादा अवधि का है, अगर आपका होराइजन 10 सालों का है, तो 11-12% रिटर्न आराम से बन सकता है निफ्टी के लेवल पे। और आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हो तो 2 से 3% अल्फा बनने की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से डिफरेंट इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, चलिए, और वो आपने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझा भी दिया। अब एक और जो फ़ायदा इसका क्षितिज वो दिखता है कि डाइवर्सिफिकेशन तो यहाँ अपने आप हो जा रहा है। मतलब आपको अगर आप एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो बनाते हो तो ये अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड एक तरीके से पोर्टफोलियो आपका रहेगा। क्षितिज, ये सही है? 100% स्मिता, बिकॉज आपकी डिपेंडेंसी कम हो रही है, आपका रिस्क कम हो रहा है, आप डिफरेंट कैप्स में आ रहे हैं, आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल ले रहे हैं। जब आप डिफरेंट म्यूचुअल फंड के डिफरेंट फंड्स लेते हैं, आप डिफरेंट हॉराइजन में जा रहे हैं, डिफरेंट एसेट क्लासेस में जा रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, बॉन्ड्स, योर इनवेट रेट्स, आप डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो आई थिंक डाइवर्सिफाई हो रहा है। और जैसे मैंने शुरू में पहली बात बोली थी कि कोरिलेशन बहुत कम होता है डिफरेंट एसेट क्लासेस का आपस में। सो समटाइम वो आपके ओवरऑल ड्रॉडाउन्स में भी हेल्प करता है कि कहीं इक्विटी में रिटर्न नहीं बना है तो बाकी एसेट क्लासेस में आपका रिटर्न बन रहा है। कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे सब कोरिलेशन सब इकट्ठा दिखता है, पर वो बहुत रेयर होता है। बट आई थिंक इट हेल्प्स। एंड एट द सेम टाइम मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप खुद मैनेज कर रहे हैं थ्रू वेरियस म्यूचुअल फंड्स, डिफरेंट स्कीम्स दे रखी हैं, आप एक अपना रिव्यू का मैकेनिज्म जरूर बनाइए। और जो भी आपने परसेंटेज डिसाइड कीजिए, मान लिया आपने बोला कि 70% मैं इक्विटी में रहूंगा, 30% डेट में रहूंगा, या 25 डेट में रहूंगा, 5% मैं गोल्ड में रहूंगा, तो उस एसेट एलोकेशन को आप रिव्यू करते रहें। जहां पे आपको लग रहा है मार्केट बिहेवियर के कारण एसेट एलोकेशन थोड़ा चेंज हो रहा है, 2 से 5% तक ठीक है, पर उससे ज्यादा डिफरेंट आ रहा है, आई थिंक इट्स बेटर कि उतना आप पोर्शन बुक करके जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट क्लास है उसमें आप बात करें। सो आई थिंक अगर आप एसेट एलोकेशन के हिसाब से चलते हैं तो आई थिंक वो बहुत बेनिफिट देता है विद रिगार्ड टू व्हाट टाइप ऑफ गोल विच यू आर ट्राइंग टू अचीव। बिल्कुल, अब मुझे लगता है कुछ और बाकी नहीं रह गया जानने के लिए कि एक ऑल वेदर पोर्टफोलियो होता कैसे है, परफॉर्म कैसे करता है और आपको कैसे ये बनाना चाहिए। आप दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको यहाँ पर समझाया। जिस किसी को भी कभी भी कंफ्यूजन होगा वो उठाकर ये मनी गुरु का एपिसोड देख लेगा, उसे पूरी ABCD समझ में आ जाएगी ऑल वेदर पोर्टफोलियो की। इसलिए थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए ऋषिकेश। उम्मीद करेंगे कि आगे आप फिर किसी लंबी छुट्टी पे ना जाए। थैंक यू सो मच क्षितिज हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए आप दोनों का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।